डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों को समझने के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और ले रहे हैं। छोटा सा जो टॉपिक है इसमें हम डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन joining two points। अब जिस टॉपिक पर अब हम बात करने वाले हैं उसमें हम एक लाइन सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, एक रेखा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दो बिंदुओं, दो पॉइंट्स को मिलाने से बनता हो और हम उस लाइन के उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए इस चीज को समझते हैं। क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है, जो निर्देशांक है, उसे हमने x1 y1 z1 ले लिया। यहां पर एक दूसरा पॉइंट हमने b ले लिया। इसके निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 और z2 ले लिया। दो पॉइंट्स ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन बना लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली हमने एक लाइन बना ली। अब हम सोच रहे हैं कि इस लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करें। पिछली बार जो हमने बात की थी वो हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो निकालते थे वो किसी लाइन का निकालते थे। लाइन अब हमारा ये है, अब इसका हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने में इंटरेस्टेड हैं। सबसे आसान तरीका तो ये होगा कि हम इस लाइन सेगमेंट का वेक्टर फॉर्म लें, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो हमने समझा है वेक्टर के थ्रू समझा है। वेक्टर के थ्रू बहुत ही आसानी से हम इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन समझ सकते हैं। चलिए इस लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस लाइन का जो वेक्टर फॉर्म होगा उसे हम ए बी वेक्टर के द्वारा लिखेंगे और ये ए बी वेक्टर जो होगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए से आएगा। अगर हम इस रेखा का सदिश रूप लें तो उस सदिश रूप को हम सदिश ए बी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और इसका मान जो निकाला जाएगा वो बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए के स्थिति सदिश से निकालेंगे। तो यहां से ए बी वेक्टर के फॉर्म में जब आएगा, अब आइए ये जो पॉइंट्स है ये तो कोऑर्डिनेट के रूप में है। अब हम इसे अगर वेक्टर के रूप में देख रहे हैं तो ये पॉइंट के स्थिति सदिश x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। और अगर ये पॉइंट है x2 y2 z2 तो इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तब पॉइंट B का स्थिति सदिश x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप आएगा। अब यहां पर हम इनके वैल्यूज को पुट करते हैं। सॉरी, यहां पर हम इनके वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस का हमारे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप आएगा। वेक्टर जो है हमारा ए बी फाइनली दो वेक्टर को ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय हमने ये जाना था कि i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले के साथ ही ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस
y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप आ रहा है। अब ये हमने क्या बना लिया, ये हमने इस लाइन का वेक्टर फॉर्म लिया है, ये हमने इस लाइन का वेक्टर फॉर्म निकाल लिया। अब अभी जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में आपने क्या सीखा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, जो कि इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा था, वो ये कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो उस वेक्टर के आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट के जो कोफिशिएंट होंगे वो और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो हमारा ए बी वेक्टर है, इस ए बी वेक्टर में भी आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो हमारा डायरेक्शन रेशियो है। बिल्कुल है। हमने पिछले वीडियो में यही तो सीखा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर में हम डायरेक्शन रेशियो कैसे पता करते हैं। तो अर्थात अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ये ए बी जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा। डायरेक्शन रेशियो है, ये दिक् अनुपात है, मतलब ये जो है ये और कुछ नहीं हमारा स्मॉल a का मान है, ये जो है और कुछ नहीं हमारा स्मॉल b का मान है, और ये जो है और कुछ नहीं स्मॉल c है। ये अपॉन में मत समझ लीजिएगा। x2 माइनस x1 ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो है हमारा डायरेक्शन रेशियो का a है। अब आप इस चीज को नॉर्मल तरीके से सोचिए। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, हमारे पास दो बिंदु हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स, जिनके निर्देशांक हमें पता है। अब इस चीज को आप ऐसे भी अप्लाई करके सोचिए, अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हों, दो बिंदु दिए हुए हों और आपको कहा जाए कि आप उनके दिक् अनुपात निकालिए, दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो निकालिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, वो आपका a का वैल्यू बताएगा, y2 में से y1 को माइनस कर दीजिए, वो आपका b का वैल्यू बताएगा, और z2 में से z1 को माइनस कर दीजिए, वो आपका c का वैल्यू बताएगा। आपको ये सब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए किया गया। मूल भावार्थ ये है कि अगर आपको सिर्फ दो बिंदु दिए गए हों, दो पॉइंट्स दिए गए हों और वहाँ से अगर आपको बोला जाए कि आप उसका डायरेक्शन रेशियो निकालिए, सिंपली x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, y2 में से y1 को माइनस कर दीजिए और z2 में से z1 को माइनस कर दीजिए। ये तो बात हो गई डायरेक्शन रेशियो की। बात करते हैं अब डायरेक्शन कोसाइन की, दिक् कोज्याओं की। चलिए, वेक्टर फॉर्म में हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में क्या सीखा? वेक्टर फॉर्म में हमने पिछले वीडियो में डायरेक्शन कोसाइन के बारे में ये सीखा था कि अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हो, कोई भी सदिश अगर इकाई सदिश हो, तब वहां पर i का, j का और k का जो कोफिशिएंट होता है वो l, m और n होता है। किसी भी वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर में चेंज कर दें, किसी भी सदिश को, दुनिया के किसी भी सदिश को अगर आपने उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया तो वहां पर i कैप, j कैप और k कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो हमने ए बी वेक्टर बनाया है, ये हमारा ए बी वेक्टर है। नॉर्मल सा दुनिया का कोई भी वेक्टर हो सकता है। अब इस वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर में चेंज करना चाहें, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के रूप में हम कैसे चेंज करते हैं? किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड करना रहता है।
मॉड से डिवाइड करना है। अब आइए, मॉड से डिवाइड करने का मतलब कि अगर हमने इसमें ए बी के ही मॉड से डिवाइड कर दिया तो अब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब जरा सोचिए, ए बी का मॉड क्या होगा। ए बी का मॉड जो होगा ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा आई का कोफिशिएंट है, तो रूट के अंदर यहां छोटा होगा, यहां लिख देते हैं। ए बी वेक्टर का मॉड जो होगा, लंबा रूट देख के डरने का बिल्कुल नहीं है, बस समझना है। आई का जो ये हिस्सा है ये हमारे लिए एक्स का काम कर रहा है। हम लोग नॉर्मल अगर किसी वेक्टर के बारे में बात करते हैं, एक वेक्टर ए है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जो मॉड होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। सेम काम हमको यहाँ कर देना है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। रूट थोड़ा लंबा हो गया, चलिए ये हो गया हमारा मॉड। अब इस मॉड से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो जो बचेगा वो होगा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में आई का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा अब डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। अब आइए, x का कोफिशिएंट x2 माइनस x1 है, तो अगर इस x2 माइनस x1 में हमने इसी से डिवाइड कर दिया इसके मॉड से, तो ये हमारा l बन जाएगा, यानी l x2 माइनस x1 अपॉन रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बनेगा। ये हमारा L। M क्या होगा? ये जो था हमारा J का पार्ट है, इसमें भी मॉड से डिवाइड होगा, यानी y2 माइनस y1 अपॉन यही वाला चीज यहां पर भी आएगा, तो मैं इसको मॉड ए बी वेक्टर लिख देता हूं। मॉड ए बी वेक्टर जो है अपने आप में ये पूरा है, और यही चीज पूरा यहां पर आने वाला है। और ठीक n का मान हमारा z2 माइनस z1 अपॉन मॉड में ए बी वेक्टर है। अब आइए नॉर्मल तरीके से सोचते हैं। हमारा हेडिंग जो था डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यानी हमें सिर्फ दो बिंदु दिए गए हैं, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। सिंपल सा बात है, याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। याद कैसे रखना है? अगर दो बिंदु दिए गए हैं और वहाँ से हमको उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, करना कुछ नहीं है, x2 माइनस x1 कर दीजिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 कर दीजिए, आपको a b c मिल जाएगा। l m n कैसे पता करें? और कुछ नहीं, x2 माइनस x1 में उसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, y2 माइनस y1 में उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, और z2 माइनस z1 में भी उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको l m और n पता चलेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इसके पहले कि हम इस 3D चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को करें, कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगे हाथ तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। वो टॉपिक जो है
एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है और दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास दो लाइन्स हैं, ये हमारा पहला लाइन है, ये हमारा दूसरा लाइन है, और ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए और यहाँ पर इसके बीच का एक एंगल बना। ये एंगल हमने थीटा नाम दे दिया। अब हम इस एंगल को निकालना चाह रहे हैं, हम अब इस एंगल को निकालना चाह रहे हैं। अब आइए मान लीजिए हम यहाँ से अब इसके दो केस बनाएंगे, यहाँ से हम इस टॉपिक के दो केस बनाएंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन अभी जस्ट इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? जस्ट इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर एक लाइन हो तो उस लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। यानी एक लाइन सेगमेंट के दो दो चीज़ों को हमने निकालना सीखा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए जो दो हिस्से हैं इसके, उसमें जो पहला हिस्सा है वो ये है। मान लीजिए ये लाइन जो है, ये लाइन अपने आप में P लाइन है और ये लाइन जो है ये अपने आप में Q लाइन है। ये हमारा P लाइन, ये हमारा Q लाइन। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो आपको दिए हों, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो दिए हों। अब दोनों लाइंस के अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तब ये P लाइन जो है इसके डायरेक्शन रेशियो को हम नहीं, पहली बार में डायरेक्शन कोसाइन पे चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, पहले केस में डायरेक्शन कोसाइन, तो पॉइंट लाइन P का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो L1, M1 और N1 मान लेते हैं। और लाइन Q जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या जो है L2, M2 और N2 मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपके दो लाइन हैं और ये दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए हुए हैं, दिक कोज्याएं आपको दी गई हैं L1, M1, N1 और L2, M2, N2, और आपको बोला गया इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए जो सबसे जो आसान तरीका है वो ये कि ये जो लाइन है, इस लाइन का अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इस डायरेक्शन कोसाइन से हम इसके वेक्टर फॉर्म को लिखते हैं, इस लाइन का वेक्टर फॉर्म। अब याद करिए हमने क्या सीखा है? किसी भी यूनिट वेक्टर को जब हम देखते हैं तो उस यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो और कुछ नहीं, उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है। जाना है इतना हमने? तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो वेक्टर P जो होगा ये हमारा L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप होगा। अब इस बात का कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आपको किसी भी तरह का ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। P वेक्टर जो है वो अपने आप में यूनिट वेक्टर है। P वेक्टर जो है वो अपने आप में यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक, अच्छा एक चीज और, बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था कि क्या यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है? बिल्कुल होता है। जिस वेक्टर में हम यूनिट वेक्टर जनरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमें 3 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर दिया हुआ है। हमें ये एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। अब हम चाहते हैं यूनिट वेक्टर बनाना, तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 3 है तो सोचिए जो हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो वो यूनिट वेक्टर जो होगा वो यहां से
यहीं तक होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन सेम है। हमने बस क्या किया, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमने उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कम किया है। डायरेक्शन हमेशा वही रहता है जो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था। तो हमने क्या किया, इस लाइन से हमने एक यूनिट वेक्टर बना दिया। ठीक वैसे ही इस लाइन से भी हमने एक यूनिट वेक्टर बनाया, तो यूनिट वेक्टर आएगा L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप आया। ये बन गया हमारा P वेक्टर, ये बन गया Q वेक्टर। बात अलग है कि ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर है का मतलब, तो यूनिट वेक्टर है का मतलब ये कि कल के डेट में अगर मैंने मॉड P वेक्टर निकाला तो ये अपने आप में 1 आ जाएगा। किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, साथ में Q वेक्टर का भी मॉड जो होगा अपने आप में 1 आएगा। अब आइए, हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल निकालना है। वेक्टर चैप्टर पढ़ने का फायदा ये होता है, हमेशा 3D चैप्टर पढ़ने से पहले हम वेक्टर चैप्टर इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि आधा से ज़्यादा काम हमारा वेक्टर जो है 3D में पूरा कर देता है। देखिए कितना अब इजी हो गया, हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखा है। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या पढ़े थे हम, मान लीजिए एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम cos थीटा से निकालते थे। क्या होता था फॉर्मूला, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B, ये होता था। है इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो यहाँ पर हम बड़े आराम से लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर P डॉट वेक्टर Q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर P इंटू मॉड ऑफ वेक्टर Q। बात अलग है, वेक्टर P का मॉड भी 1 है, वेक्टर Q का मॉड भी 1 है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि दोनों 1 हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट Q वेक्टर। अच्छा अब आइए, डॉट वेक्टर कैसे होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ मल्टीप्लिकेशन करते थे। समझिएगा, P वेक्टर हमारा ये है, Q वेक्टर हमारा ये है, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्यों ना केवल I का I वाले के साथ कर लें, J का J वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें और K का K वाले के साथ कर लें। ऐसा करने से हमारे पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये मिलेगा। और यही है दो लाइंस के बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल जबकि उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हो। इस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूं। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। cos थीटा की वैल्यू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। कब, जब हमारे दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। जब दोनों रेखाओं के दिक् कोसाइन दी हुई हों, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो, दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, आप उनके बीच का एंगल निकालिए। ठीक, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है या क्वेश्चन पूछने का एक तरीका और है। यही क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट ए दे देगा, इसके आपको निर्देशांक दे देगा, एक पॉइंट बी दे देगा, इसका भी आपको निर्देशांक दे देगा। आपको दो पॉइंट दे दिया,
अब आपको ये अच्छे से पता है, जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट को मिलाइएगा एक लाइन बनेगा। फिर आपको एक और पॉइंट दे देगा सी, एक और पॉइंट दे देगा डी, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे देगा। फिर आपको पता है कि जैसे आप इन दोनों को मिलाइएगा फिर से एक लाइन बन जाएगा। अब आपको बोला जाएगा कि भाई साहब ए और बी को मिलाने वाला लाइन और सी और डी को मिलाने वाले लाइन के बीच का एंगल फाइंड करिए। ए को बी से मिलाने वाली लाइन जो बनेगी और सी से डी को मिलाने वाली लाइन जो बनेगी उसका आप एंगल फाइंड करिए। आप लाइन बनाने के चक्कर में मत जाना। जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में आपने क्या सीखा था? जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक पे आपने ये सीखा था, अगर आपको दो पॉइंट्स पता हों, अगर आपको दो पॉइंट्स पता हों, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन बनेगा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पढ़ा था। तो बड़े आराम से आप सबसे पहले ए और बी को मिलाने वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता कर लीजिएगा। यानी आपने L1, M1 और N1 ये पता कर लिया। सेम उसी तरह से आप इस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन पता कर लेंगे। ये L2, M2 और N2 हो जाएगा। और एक बार जैसे ही आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता चला, फटाक से आप इस फॉर्मूले का यूज किए, फॉर्मूले का यूज करके आप उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। बड़े ही आराम से, बड़े ही इजी वे में आप उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस तब जब उसके बीच, जब उन दोनों लाइंस का हमें क्या दिया हुआ हो, उन दोनों लाइंस का हमें डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो। ठीक, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके लिए अभी एक और वीडियो लगेगा, नेक्स्ट वीडियो तक ये टॉपिक चलेगा। एक वीडियो अभी और आएगा इसमें बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एक छोटा सा चीज़ और हम जरा सोचते हैं, मान लीजिए अगर ये एंगल जो है अगर 0 डिग्री का हो जाए, नहीं 0 डिग्री अभी नहीं करते, अभी 90 लेते हैं, पहले 90 लेते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा जो है 90 हो रहा हो। 90 होने पर क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर cos 90 लिखिएगा तो 90 होते ही cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 0 होते ही क्या आप ये बात समझ पाए कि अगर ये थीटा जो है 90 हो गई तो 90 होने पर ये लाइन जो है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लाइन जो है इस लाइन पर लंब हो जाएगा अगर ये थीटा 90 हो गया। तो यहाँ से हमको एक और चीज़ पता चला, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यानी दो रेखाओं के एक दूसरे पर लंबवत होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के एक दूसरे पर लंबवत होने का प्रतिबंध। आखिर वो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं? तो ये होने के लिए यहाँ पर थीटा 90 होना चाहिए। थीटा 90 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0, मतलब इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है ऑफ मैथमेटिक्स में सिंबल को परपेंडिकुलर कहा जाता है। मैथमेटिक्स में सिंबल को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी ये कंडीशन है परपेंडिकुलर होने का। अब क्वेश्चन यहाँ से भी समझिए कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्या करेगा, आपको दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दे देगा, दो रेखाओं के दिक कोज्याएं आपको दे दी जाएंगी प्रश्न में, और आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई साहब ये चेक करके बताओ कि ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है।
दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है आप ये चेक करिए। कैसे चेक करिएगा? डायरेक्ट L1 इंटू L2 करिए, M1 इंटू M2 करिए, N1 इंटू N2 करिए, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर अगर आपका जीरो आ गया तो आप समझिए कि दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं। जोड़ने पर जीरो नहीं आया, वो लंब नहीं है। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद एक और वीडियो, हाँ एक और लगेगा, एक वीडियो और लगेगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स समझने में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।